सोचिए, जब कोई अपराध होता है तो ये कैसे तय होता है कि मामला किस अदालत में जाएगा? हमारी जो न्याय प्रणाली है वो एक तरह से एक नक्शे की तरह काम करती है, और हाल ही में इस नक्शे को अपडेट किया गया है। तो आज हम इसी नए कानूनी नक्शे को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव है। वो कौन सा नियम है जो ये तय करता है कि किस अदालत के पास किसी मामले को सुनने का अधिकार है? कानूनी भाषा में इसे ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, मतलब अधिकार क्षेत्र। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसे आप हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक नई रूल बुक, एक नई नियम पुस्तिका समझ सकते हैं, जो प्रक्रियाओं को पहले से कई ज्यादा साफ और व्यवस्थित करती है। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या जिसे हम शॉर्ट में BNSS कहेंगे, आखिर करती क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये कैसे का जवाब देती है। ये तय करती है कि अपराध होने पर सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, और सबसे जरूरी, कौन सी अदालत उस मामले को सुनेगी। ये हमारे उस कानूनी नक्शे की कुंजी है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत में अपराधों से जुड़ा जो मुख्य कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS। अब जब इस कानून के तहत कोई अपराध होता है तो BNS ये तय करता है कि मामला किस अदालत में जाएगा, और इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट क्रम, या कह लीजिए कि हायरार्की बनाई गई है। तो BNS के तहत जो अपराध होते हैं उनकी सुनवाई मोटे तौर पर 3 स्तरों पर हो सकती है। सबसे ऊपर उच्च न्यायालय, फिर सत्र न्यायालय, या फिर कानून की पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई कोई भी दूसरी अदालत। ये 3 स्तरीय प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि हर मामले के लिए एक सही अदालत हो। लेकिन देखिए, कानून सिर्फ नियम नहीं बनाता, वो समाज की जरूरतों को भी समझता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए BNSS में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील नियम जोड़ा गया है, जो सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा अलग है। कानून ये मानता है कि कुछ अपराध इतने संवेदनशील होते हैं कि उनकी सुनवाई के लिए एक खास माहौल की जरूरत पड़ती है। यहाँ बात सिर्फ सजा देने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की है कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पीड़ित के लिए संवेदनशील हो। और ये रहा वो प्रावधान। यहाँ यथासंभव शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इसका मतलब है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी जहां भी मुमकिन हो। ये एक बहुत मजबूत सिफारिश है और न्याय प्रक्रिया को और ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। तो सवाल ये उठता है कि ये खास नियम आखिर किन अपराधों पर लागू होता है। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से लेकर 71 तक के अपराधों पर लागू होता है। इन धाराओं में महिलाओं के खिलाफ कुछ बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं, जहां एक महिला न्यायाधीश की मौजूदगी पीड़ित को अपनी बात रखने के लिए एक सुरक्षित और ज्यादा सहज माहौल दे सकती है। अच्छा, अभी तक तो हम भारतीय न्याय संहिता के अपराधों की बात कर रहे थे, पर उन अपराधों का क्या जो दूसरे खास कानूनों के तहत आते हैं, जैसे कि नारकोटिक्स एक्ट हो गया, या फिर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला पॉक्सो एक्ट। उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है और एक सीधा साधा 2 हिस्सों वाला नियम काम करता है। अगर उस स्पेशल कानून में ही किसी खास अदालत का नाम दिया गया है तो मामला सीधे वहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई अदालत नहीं बताई गई है तो फिर मामला उच्च न्यायालय या पहली अनुसूची में बताई गई किसी दूसरी अदालत में जा सकता है। अब देखिए, हमने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, किसी अन्य अदालत। कानूनी भाषा में ना हर शब्द का एक बहुत ही सटीक मतलब होता है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कानून ये भी साफ साफ बताता है कि इस शब्द का ठीक ठीक मतलब क्या है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है ताकि पूरे सिस्टम में कोई भ्रम ना रहे और सबको ठीक ठीक पता हो कि कौन सी अदालतें इस श्रेणी में आती हैं और कौन सी नहीं। तो जब BNSS कहता है किसी अन्य अदालत, तो इसका सीधा मतलब है मैजिस्ट्रेट की अदालत, जो इसी संहिता के तहत बनी है। और इसका मतलब क्या नहीं है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब किसी दूसरे कानून के तहत बनी कोई स्पेशल कोर्ट जैसे कि NDPS कोर्ट नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी बारीक अंतर है। और हाँ, ये परिभाषा कहीं से भी यूं ही नहीं आ गई है। ये अदालतों के पुराने फैसलों यानी केस लॉ पर आधारित है, जैसे कि सुखराम करण सिंह बनाम मध्य भारत राज्य का एक मामला था।
इससे होता ये है कि कानूनी प्रणाली में एक रूपता और निरंतरता बनी रहती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या जरूरी बातें समझी। पहली, बीएनएसएस 2023 अब अदालतों के लिए हमारा नया और अपडेटेड नक्शा है। दूसरी, बीएनएस अपराधों के लिए एक बहुत ही साफ 3 स्तरीय सिस्टम है। तीसरी और बहुत अहम बात, संवेदनशील मामलों में महिला न्यायाधीशों को प्राथमिकता दी गई है। और आखिर में, दूसरे विशेष कानूनों के तहत होने वाले अपराधों के लिए अलग नियम हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब नियम बिल्कुल साफ होते हैं और सबको ये पता होता है कि न्याय के लिए कहाँ जाना है, तो इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे हमारा समाज ज्यादा न्यायपूर्ण और कुशल नहीं बन जाता? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्ते। कभी सोचा है कि जब अदालत सजा सुनाती है तो असली पावर किसके हाथ में होती है? चलिए आज भारत के क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। तो सवाल यही है कि कानून की अदालत में सजा देने की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो आखिर किसके पास है? इसका जवाब पता है शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं हम सेशंस जज से। ये हमारी जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत ही अहम पिलर है। तो देखते हैं कि कानून की नज़र में इनके पास कितनी पावर है। तो कानून क्या कहता है? एक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल अनलिमिटेड पावर लगती है ना, कि वो कोई भी सजा दे सकते हैं। पर क्या ये मामला वाकई इतना सीधा है? चलिए अब इस हायरार्की में एक स्टेप ऊपर चलते हैं। बात करते हैं हाई कोर्ट की। ये तो हमारे जुडिशियल सिस्टम के समझिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और मजे की बात देखिए, हाई कोर्ट के लिए भी कानून में लगभग वही शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई हाई कोर्ट और सेशंस जज की पावर तो बिल्कुल एक जैसी है। तो जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इनकी पावर सच में बराबर है, या फिर कानून के इन शब्दों में कोई ऐसा पेच छुपा है जो पूरी कहानी ही बदल देगा? और अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहां से सारी कहानी पलट जाती है। कानून के अंदर ना एक छोटा सा डिटेल है, बस एक छोटा सा, जो इन दोनों की पावर्स के बीच एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली सा कानूनी नियम नहीं है, ये तो हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम का समझिए दिल है। एक ऐसा सेफ्टी नेट जो ये पक्का करता है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। अच्छा, उस राज से पर्दा उठाने से पहले हमें उस एक सजा की बात करनी होगी जो सबसे संगीन, सबसे गंभीर है, और वो है मृत्युदंड। ये फाइनल है, इसे बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए कानून इस मामले में कोई भी चांस नहीं लेता। और ये रहा वो राज, कानून की वो एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। मतलब ये कि सेशंस जज मौत की सजा तो सुना सकते हैं, लेकिन उनकी पावर बस वहीं तक है। असली और फाइनल पावर हाई कोर्ट के पास है, जिसे इसे कंफर्म करना ही होगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेप 1 है। इसके बाद ये मामला कंपल्सरी तौर पर हाई कोर्ट जाता है, जहां इसकी हर एंगल से बारीकी से जांच होती है, और सजा पर अमल तभी हो सकता है जब हाई कोर्ट भी उस पर अपनी मोहर लगा दे। तो अब हमें नियम तो पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब जस्टिस के सबसे बुनियादी उसूलों में छिपा है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये एक तरह का वादा है। एक वादा कि जब बात जिंदगी और मौत की हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की आत्मा को दिखाता है, एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि हाँ, दोनों अदालतों के पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन ये पावर बिना किसी शर्त के नहीं है। सबसे बड़े और फाइनल फैसले के लिए कानून ने एक मैंडेटरी रिव्यू का सेफ्टी नेट बनाया है, ताकि ये पक्का हो सके कि इंसाफ बिल्कुल सटीक हो। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब कोई लीगल सिस्टम जिंदगी और मौत जैसे बड़े फैसले के लिए इतने मजबूत सेफगार्ड्स बनाता है, तो ये हमें न्याय के असली मतलब के बारे में क्या सिखाता है? सोचिएगा जरूर। हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना अभी एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो नया कानून आया है बीएनएसएस, इसके आने से अदालतों में सजा देने का पूरा तरीका आखिर बदला कैसे है। तो चलिए
एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, है ना। मान लीजिए कोई जुर्म हुआ। अब ये तय कौन करेगा कि सजा क्या मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, और क्या जो जज ये फैसला सुना रहा है उसकी अपनी कोई लिमिट होती है? क्या वो कोई भी सजा दे सकता है? अच्छा, तो इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक बिल्कुल नए कानूनी ढांचे में, जिसने भारत की पूरी क्रिमिनल प्रोसीजर को ही आप कह सकते हैं बदल कर रख दिया है। तो ये रूल बुक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम शॉर्ट में BNSS कहेंगे। और आज हम इसी के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं कि आखिर एक मैजिस्ट्रेट को सज़ा देने की कितनी पावर दी गई है। अब इसे समझने का ना एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि हमारा जो अदालती सिस्टम है वो एक सीढ़ी जैसा है, और इस सीढ़ी के हर पायदान पर जो जज बैठा है उसकी ताकत और उसकी सीमाएं दोनों तय हैं। तो मैजिस्ट्रेट लेवल पर इस सीढ़ी के 3 सबसे अहम पायदान हैं। हम सबसे ऊपर वाले पायदान से शुरू करेंगे, यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, और फिर एक एक करके नीचे आएंगे। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए, BNSS का जो सेक्शन 23 है ना, वो बिल्कुल साफ साफ एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। वो बताता है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे ऊपर हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी CJM। इनके पास 7 साल तक की जेल की सजा देने का अधिकार है, और जब बात जुर्माने की आती है तो उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब वो कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। फिर एक पायदान नीचे आते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। ये 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और सबसे आखिर में सबसे निचले पायदान पर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, जो 1 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है, कम्युनिटी सर्विस, जिसे हम सामुदायिक सेवा भी कहते हैं। ये सजा देने का एक नया तरीका है। मतलब कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए दोषी को सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे समाज की सेवा करने का आदेश दिया जा सकता है। एक तरह से ये एक सुधार का मौका है। और ये जो बदलाव है ना, ये इस नए कानून का शायद सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव है। देखिए, पुराने कानून यानी CRPC में एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सिर्फ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता था, लेकिन अब BNSS ने इस पावर को सीधा 10 गुना बढ़ा दिया है, 5,000 से सीधे 50,000 रुपए। जाहिर है, आज के समय को देखते हुए ये एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा कदम है। तो ठीक है, ये तो हो गई सीधे साधे नियम, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून हमेशा इतना सीधा होता है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां इन तय की हुई सीमाओं को भी पार किया जा सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ज़रूरी बातें कही हैं। और यहीं आकर कानून का खेल और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो सवाल वही है, क्या ये जो सज़ा की लिमिट्स हमने अभी देखी, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे एक मैजिस्ट्रेट इन लिमिट्स से ज़्यादा की सज़ा दे सके? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मशहूर केस से, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम खुशीराम। इस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर कोई स्पेशल कानून, कोई खास एक्ट किसी मैजिस्ट्रेट को ज़्यादा पावर देता है, तो फिर वो पावर ही मानी जाएगी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि BNSS के हिसाब से एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि केस किसी स्पेशल एक्ट के तहत है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, और अगर उस स्पेशल एक्ट में लिखा है कि इस जुर्म की सज़ा 5 साल है, तो वही मैजिस्ट्रेट अपनी 3 साल की लिमिट को पार करके 5 साल की सज़ा भी सुना सकता है। पर रुकिए, इस छूट की भी अपनी एक सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में, पंकज भाई नागजी भाई पटेल केस में, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो स्पेशल पावर है ना, ये सिर्फ जेल की सज़ा के लिए है, जुर्माने के लिए नहीं। मतलब एक स्पेशल कानून किसी मैजिस्ट्रेट को ज़्यादा लंबी जेल की सज़ा देने की ताकत तो दे सकता है, लेकिन वो BNSS में तय की गई जुर्माने की लिमिट को नहीं तोड़ सकता। वो लिमिट वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अब हमने नियम भी देख लिए और नियम के अपवाद भी समझ लिए। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह का स्ट्रक्चर, ये पूरी सीढ़ी वाली व्यवस्था हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? आइए बड़ी पिक्चर को समझते हैं। तो कुल मिलाकर ना 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं।
पहली बात, इससे पूरे सिस्टम में एक क्लैरिटी आती है, सब कुछ साफ साफ तय है। दूसरी बात, ये तय करता है कि किस लेवल की अदालत किस लेवल के अपराधों से निपटेगी, मतलब सजा और अदालत का लेवल बराबर हो। तीसरी बात, सिस्टम में जरूरत के हिसाब से लचीलापन भी है, जैसा हमने स्पेशल कानूनों के मामले में देखा। और चौथी और आखिरी बात, जुर्माने की रकम को बढ़ाकर कानून को आज के समय के हिसाब से मॉडर्न और रेलेवेंट बनाया गया है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जब पावर का बंटवारा इतना साफ हो, इतना व्यवस्थित हो, तो क्या इससे न्याय व्यवस्था में आम आदमी का भरोसा नहीं बढ़ता? ये सिर्फ न्याय करना ही नहीं, बल्कि न्याय को होता हुआ दिखाना भी सुनिश्चित करता है। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई अदालत किसी पर जुर्माना लगाती है और वो इंसान उसे भरता नहीं है, तो आखिर होता क्या है? भारत का जो नया कानूनी कोड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इसके लिए एक बिल्कुल साफ नियम है। तो चलिए इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन है बहुत जरूरी। देखिए, कानून सिर्फ नियम बनाने के लिए नहीं होता, वो ये भी पक्का करता है कि उन नियमों को माना जाए। तो अगर कोर्ट का आदेश यानी जुर्माना नहीं भरा गया, तो फिर कानून क्या करता है? जरा सोचिए, अगर अदालतें बस फैसले सुनाती रहें और कोई उनकी परवाह ही न करे, तो क्या होगा? जुर्माना न चुकाना भी कुछ ऐसा ही है। ये तो सीधा सीधा कोर्ट की अथॉरिटी पर सवाल उठाने जैसा हो गया है ना? इसीलिए इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक ठोस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और कानून का जवाब भी एकदम साफ है, एक्स्ट्रा जेल टाइम। जी हां, अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो कानून उसे और समय के लिए जेल भेजने की इजाजत देता है। और हां, ये जो मेन सजा है ना, उसके ऊपर से है, उससे अलग। तो ये जो नियम है, ये आता कहां से है? ये दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 24 में। यही वो सेक्शन है जो डिटेल में बताता है कि जुर्माना ना भरने पर जेल की सजा कैसे और कितनी दी जा सकती है। तो ये जो भारी भरकम सा शब्द है, जुर्माना न भरने पर कारावास, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है वो एक्स्ट्रा जेल की सजा जो किसी को उसकी मेन सजा के अलावा मिलती है, और ये सजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि जुर्माना नहीं भरा गया। अब इस धारा में ना दो बहुत जरूरी नियम हैं, दो लिमिट्स हैं, समझिए। पहला, ये जो एक्स्ट्रा सजा है वो मजिस्ट्रेट की जनरल पावर से ज्यादा नहीं हो सकती। और दूसरा नियम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सजा उस जुर्म के लिए जो मैक्सिमम जेल की सजा तय है, उसके 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो चलिए अब इस 1/4 वाले नियम को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। एक उदाहरण से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक ऐसा जुर्म है जिसमें कानून के हिसाब से ज्यादा 4 साल की जेल हो सकती है, और कोर्ट ने दोषी को कुछ सजा सुनाई है और साथ में जुर्माना भी लगाया है। अब यहीं पर वो हमारा मैजिक नंबर आता है 1/4, मतलब 1/4। कानून साफ कहता है कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो जो एक्स्ट्रा जेल होगी वो इस मैक्सिमम सजा यानी 4 साल के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हिसाब बहुत सिंपल है, 4 साल का 1/4 हुआ 1 साल, यानी कि इस केस में अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल की और जेल काटनी पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। और ये स्लाइड देखिए, इससे फर्क एकदम साफ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोर्ट ने 2 साल की मेन सजा दी थी। अगर जुर्माना दे दिया तो ठीक है, 2 साल में बाहर। लेकिन अगर जुर्माना नहीं दिया तो उन 2 सालों में ये 1 साल और जुड़ जाएगा, टोटल हो गए 3 साल। अब देखिए, कानून सिर्फ वो नहीं है जो किताबों में लिखा है। समय समय पर अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, इन कानूनों का मतलब समझाती हैं, उन्हें और साफ करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट्स ने इस पावर के बारे में क्या कहा है। तो ऐसा ही एक बहुत जरूरी केस है 2007 का, शांतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP का। इसने एक बहुत ही बेसिक बात तय कर दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो पावर है ना, ये कोर्ट के पास हमेशा होती है। मतलब अगर किसी कानून में अलग से लिखा भी नहीं है कि जुर्माना न देने पर जेल होगी, तब भी कोर्ट ऐसा कर सकती है। ये उनकी एक इनहेरेंट पावर है। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर किसी जुर्म की सजा सिर्फ जुर्माना हो, जेल हो ही नहीं? 1957 का बशीरुद्दीन अशरफ का केस इसी सवाल से जुड़ा है। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल वैध है,
भले ही उस जुर्म के लिए सिर्फ जुर्माने की सजा हो, जेल की नहीं, लेकिन अगर वो जुर्माना भी नहीं भरा गया तो उसके बदले में सिंपल जेल की सजा दी जा सकती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि लोग छोटे-मोटे जुर्मानों को भी हल्के में ना लें। और अब आते हैं हमारे आखिरी केस पे, छज्जो लॉल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1972 का मामला। ये केस इस बारे में है कि कानून के अलग-अलग हिस्सों को एक साथ कैसे समझा जाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि कानून के दो अलग-अलग सेक्शन, जैसे कि बीएनएसएस की धारा 24 और बीएनएस की धारा 8(3), इनको अलग-अलग नहीं पढ़ना है। एक सेक्शन मजिस्ट्रेट की पावर बताता है, दूसरा सजा की एक जनरल लिमिट तय करता है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों को साथ में एक दूसरे से मिलाकर पढ़ना होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कानून सही तरीके से लागू हो। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये नियम इतना जरूरी क्यों है? असल में ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये न्याय और पावर के बीच एक बहुत ही जरूरी बैलेंस बनाने का काम करता है। तो आखिर में ये धारा 24 करती क्या है? देखिए, इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये पक्का करती है कि कोर्ट के ऑर्डर की इज्जत हो। दूसरा, वो 1/4 वाली लिमिट लगाकर ये किसी को भी जरूरत से ज्यादा सजा मिलने से रोकती है। तीसरा, ये कोर्ट की पावर और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाती है। और चौथा, ये हर केस में एक जैसा, एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनाती है। तो अगली बार जब भी ऐसा कोई कानून सामने आए तो ये जरूर सोचना चाहिए कि कैसे एक नियम एक तरफ तो स्टेट को सजा देने की ताकत देता है, लेकिन साथ ही उस ताकत पर एक लगाम भी लगाता है। और यही तो वो बैलेंस है जो किसी भी व्यक्ति की आज़ादी और स्टेट की पावर के बीच होना चाहिए। है ना एक सोचने वाली बात? नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जब किसी एक इंसान को एक ही ट्रायल में कई अलग-अलग जुर्म के लिए सजा होती है, तो उसकी सजा आखिर तय कैसे की जाती है? आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, मान लीजिए किसी को एक ही मुकदमे में चोरी के 3 मामलों और धोखाधड़ी के 2 मामलों में दोषी पाया गया, तो क्या उसकी सारी सजाएं एक के बाद एक जुड़ जाएंगी या फिर वो सब एक साथ चलेंगी? आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो चलिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहले, कानून क्या कहता है, फिर सजा के 2 मुख्य तरीके क्या हैं, उसके बाद इसमें अदालत का क्या रोल है, सजा की क्या सीमाएं हैं, और आखिर में आजीवन कारावास यानी उम्र कैद का खास नियम क्या है। तो शुरुआत करते हैं। इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 25। यही वो सेक्शन है जो इन सारे सवालों का जवाब देता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये फैसला लेता कौन है? जवाब है अदालत। जब किसी को एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा जुर्म के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो ये पूरी तरह से जज पर निर्भर करता है कि वो सजाएं कैसे पूरी होंगी। अब अदालत के पास 2 ऑप्शन होते हैं। वो सजा को समवर्ती यानी कॉन्करेंट कर सकती है या फिर क्रमवर्ती यानी कंसेक्यूटिव। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। समवर्ती का मतलब है कि सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। मान लीजिए एक जुर्म के लिए 5 साल और दूसरे के लिए 7 साल की सजा हुई, तो कुल सजा सिर्फ 7 साल ही होगी। वहीं क्रमवर्ती में सजाएं एक के बाद एक चलती हैं, यानी जुड़ जाती हैं, तो 5 साल और 7 साल मिलकर हो जाएंगे पूरे 12 साल। देखा कितना फर्क है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। अगर अदालत अपने फैसले में यह साफ साफ नहीं लिखती कि सजाएं समवर्ती चलेंगी, तो उन्हें अपने आप क्रमवर्ती मान लिया जाता है। मतलब अगर जज ने कुछ नहीं कहा तो सजा अपने आप लंबी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट के पास यह फैसला करने की पूरी आज़ादी है? जी हाँ, आज़ादी तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। देखिए, कानून जज को यह अधिकार देता है कि वो केस के तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये तय करें कि सजाएं एक साथ चलनी चाहिए या एक के बाद एक। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। लेकिन इस आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जज कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जज को अपने फैसले में ये लिखना ही होगा, ये बताना ही होगा कि सजा कंकरेंट है या कॉन्सेक्यूटिव। वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट की पावर अनलिमिटेड है? क्या वो सजाओं को जोड़कर 50 साल, 100 साल कितना भी कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस पर कुछ बहुत जरूरी सीमाएं लगाता है। पहली और सबसे बड़ी रोक है 20 साल की।
सारी सजाओं को जोड़ने के बाद भी कुल सजा किसी भी हाल में 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अब दूसरा नियम भी बड़ा मजेदार है। कुल सजा उस कोर्ट की एक अपराध के लिए सजा देने की जो मैक्सिमम पावर है, उसके दोगुने से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा दे सकता है, तो वो कई अपराधों को मिलाकर भी कुल 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। और अब आते हैं सबसे बड़े नियम पर, एक ऐसा नियम जो एक तरह से इन सब बातों का अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। और ये नियम जुड़ा है आजीवन कारावास यानी उम्र कैद से। देखिए, इस नियम को समझने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब भी कानून में कारावास या इम्प्रिजनमेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसमें आजीवन कारावास भी शामिल माना जाता है। और इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसने सब कुछ साफ कर दिया। फैसला ये था कि अगर किसी को एक से ज्यादा मामलों में उम्र कैद की सजा होती है, तो उन सजाओं को कभी भी एक के बाद एक यानी क्रमवर्ती नहीं चलाया जा सकता। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर किसी को 2 बार, 3 बार या 10 बार भी उम्र कैद की सजा मिले, तो वो सारी सजाएं हमेशा एक साथ ही चलेंगी। बस, ये एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली, सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग अलग, ये अदालत तय करती है। दूसरी, अगर जज कुछ ना कहें तो सजाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। तीसरी, कुल सजा 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। और सबसे जरूरी, उम्र कैद की सजा चाहे कितनी भी बार मिले, वो हमेशा एक साथ ही चलेगी। और अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये जो न्यायिक विवेक है, यानी जजों को फैसला करने की जो आज़ादी दी गई है, क्या वो निष्पक्ष न्याय के लिए वाकई ज़रूरी है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सवाल हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव से जुड़ा है। नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कानूनी दुनिया में किसी पावर को ऑफिशियली ऑन या कहें तो सक्रिय कैसे किया जाता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन में गहराई से उतरेंगे और ठीक यही पता लगाएंगे। तो सवाल यही है, वो कौन सा सटीक पल है, वो कौन सा मोमेंट है जब कोई कानूनी शक्ति असल में लागू हो जाती है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा का जो आधार है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 26। आप इसे एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ सकते हैं, जो ये बताती है कि कानूनी शक्तियां औपचारिक रूप से दी कैसे जाती हैं और सबसे जरूरी एक्टिवेट कैसे होती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य खिलाड़ी कौन कौन है? हमारा पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर ये शक्ति देता कौन है और ये मिलती किसे है? देखिए, कानून इस मामले में एकदम साफ है। सिर्फ 2 ही बॉडीज हैं जो ये शक्तियां दे सकती हैं, एक तो हाई कोर्ट और दूसरी राज्य सरकार। और दूसरी तरफ जिन्हें ये शक्ति मिलती है वो या तो कोई खास व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई खास पद, या फिर अधिकारियों का एक पूरा का पूरा ग्रुप। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये शक्ति आखिर सौंपी कैसे जाती है। इसके लिए कानून हमें 3 अलग अलग तरीके बताता है। पहला तरीका सबसे सीधा और सबसे डायरेक्ट है, किसी व्यक्ति के नाम से। मान लीजिए न्यायाधीश अन्या शर्मा को कोई पावर दी जाती है। ये एकदम व्यक्तिगत है, मतलब शक्ति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सौंपी गई है। दूसरा तरीका है पद के आधार पर, जैसे पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति देना। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि शक्ति उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस कुर्सी की, उस पद की है। तो जो भी उस पद पर बैठेगा वो शक्ति अपने आप उसे मिल जाएगी। और तीसरा तरीका है अधिकारियों के एक वर्ग के अनुसार। ये सबसे बड़े पैमाने पर होता है। जैसे ये कह देना कि फर्स्ट क्लास के सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को ये शक्ति दी जाती है। बस एक ऑर्डर में एक पूरी की पूरी कैटेगरी को पावर मिल जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि शक्ति कौन देगा, किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये शक्ति असल में शुरू कब होती है? क्या बस ऑर्डर पर साइन कर देना ही काफी है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला, हाई कोर्ट या राज्य सरकार एक ऑफिशियल ऑर्डर बनाती है और इस पर साइन करती है। लेकिन खेल का असली ट्विस्ट दूसरे कदम में है, जो एक तरह से स्विच ऑन करने जैसा है। ये वो पल है जब वो ऑर्डर उस व्यक्ति या उन लोगों तक आधिकारिक तौर पर पहुंचाया जाता है जिन्हें वो शक्ति दी जा रही है। फैसला लेना एक बात है,
पर इस फैसले को कम्युनिकेट करना ही उस शक्ति को असल में जिंदा करता है। और इस सबका जवाब हमें सीधे सीधे सेक्शन 26 के क्लॉज 2 में मिलता है। ये कहता है, ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को उसे इस प्रकार सशक्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है। यानी सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ऑर्डर को कम्युनिकेट किया गया या नहीं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये इतनी छोटी सी प्रक्रिया की डिटेल इतनी जरूरी क्यों है। भाई ऑर्डर बन गया तो बन गया, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और जरूरी तर्क छुपा है। ये जो कम्युनिकेशन का नियम है ना, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। पहली बात, ये एकदम क्लियर कर देता है कि किसी अधिकारी का अधिकार किस दिन किस पल से शुरू हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी बात, ये पावर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। कोई भी उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसके बारे में उसे ऑफिशियली बताया ही नहीं गया। इससे जवाबदेही भी तय होती है और सबसे बढ़कर ये कानून के शासन को बनाए रखता है। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। अगर कोई शक्ति किसी को दे दी जाए लेकिन उसे कभी सूचित ही ना किया जाए, तो क्या वो शक्ति असल में मौजूद भी है? अधिकार, ज्ञान और एक्शन के बीच के इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम सरकार के एक बहुत ही दिलचस्प नियम को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा नियम है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि सरकार का कामकाज कभी रुके नहीं। भले ही ये एक छोटा सा नियम लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है और ये हमें दिखाता है कि कैसे कानून की छोटी छोटी बातें एक स्टेबल सोसाइटी की नींव रखती हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाता है, तो क्या उसकी शक्तियां, उसकी पावर्स भी उसके साथ चली जाती हैं? ये एक बुनियादी सवाल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब गवर्नेंस की कॉन्टिन्यूटी के लिए, मतलब शासन के लगातार चलते रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के नए कानूनी ढांचे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आपको तो पता ही है कि ये कानून हाल ही में हुए बड़े कानूनी सुधारों का हिस्सा है और यही हमें बताता है कि जब अधिकारी बदलते हैं तो उनकी शक्तियों का आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हम इस संहिता की धारा 27 यानी सेक्शन 27 का विश्लेषण करने वाले हैं। हम कानून की भाषा को, इसके एक एक शब्द को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो ये है सेक्शन 27 का वो जरूरी हिस्सा। यह हिस्सा एक बहुत ही खास सिचुएशन के बारे में बात करता है। चलिए सबसे पहले इस हिस्से पर फोकस करते हैं। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा किन्हीं शक्तियों से निहित किया गया है। ये कानून का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमें बताता है कि ये शक्तियां आती कहाँ से हैं। ये किसी की पर्सनल पावर्स नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट या राज्य सरकार इन्हें आधिकारिक तौर पर देती है। तो ये निहित शक्तियां या इन्वेस्टेड पावर्स आखिर हैं क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये वो खास कानूनी अधिकार हैं जो किसी सरकारी पद को, मतलब किसी ऑफिस को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें। इसे एक चाबी की तरह समझ सकते हैं जो किसी रोल के लिए खास क्षमताओं को अनलॉक करती है। मतलब शक्ति व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि पद के पास होती है। अब आते हैं शर्तों पर। ये नियम हर सिचुएशन में लागू नहीं होता। ये तभी लागू होता है जब अधिकारी को उसी प्रकृति के बराबर या उच्च पद पर समान स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है। यहाँ 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पोस्ट बराबर या उससे ऊंची होनी चाहिए, उसका नेचर एक जैसा होना चाहिए और लोकल एरिया भी मिलता जुलता होना चाहिए। तो इस समान स्थानीय क्षेत्र का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है एक नया ज्योग्राफिकल एरिया जो काम के लिहाज से फंक्शनली पुराने वाले जैसा ही हो। जैसे मान लीजिए एक जिले से दूसरे वैसे ही जिले में ट्रांसफर होना। कानून ये पक्का करता है कि तुलना बिल्कुल सही और लॉजिकल हो। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि शक्तियां पद से जुड़ी होती हैं, किसी खास जगह या किसी इंसान से नहीं। बस यही सेक्शन 27 का मूल सिद्धांत है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का आधार है। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं ताकि ये और भी साफ हो जाए। ये देखने के लिए कि ये नियम असल में काम कैसे करता है, हम एक छोटा सा काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक अधिकारी है पटेल। पहला कदम, उन्हें जिला ए में पोस्टिंग मिलती है और राज्य सरकार उन्हें कुछ शक्तियां निहित करती हैं। दूसरा कदम, उनका तबादला जिला बी में
उसी के बराबर की पोस्ट पर हो जाता है। और तीसरा कदम, सेक्शन 27 के तहत अधिकारी पटेल को जिला बी में ऑटोमेटिकली वही शक्तियां मिल जाती हैं बिना किसी नए आदेश के। देखा कितना सीधा और असरदार है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। कानून में एक बहुत जरूरी अपवाद, एक एक्सेप्शन भी शामिल है। जब तक कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑटोमेटिक पावर ट्रांसफर है वो हमेशा ही लागू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है। एक तरफ है नियम जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, शक्तियाँ अपने आप एक नई मिलती जुलती पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और दूसरी तरफ है अपवाद। अगर हाईकोर्ट या राज्य सरकार साफ साफ मना कर दें तो इस ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस नियम की ज़रूरत ही क्यों है? ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रोसेस की डिटेल क्यों नहीं है? चलिए देखते हैं कि अच्छे शासन के लिए सेक्शन 27 आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस नियम के उद्देश्य बहुत गहरे हैं। पहला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी पक्की करता है, मतलब काम रुकता नहीं है। दूसरा, ये पावर वैक्यूम को रोकता है, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि कोई फैसला लेने वाला ही मौजूद न हो। इससे अधिकारियों और जनता दोनों को कानूनी तौर पर एक निश्चितता मिलती है। और सबसे जरूरी, ये सरकारी कामकाज में एफिशिएंसी मतलब तेजी लाता है। जरा सोचिए, अगर ये नियम न हो तो क्या होगा? हर ट्रांसफर के बाद नई नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें हफ्तों लग सकते हैं और तब तक सारा काम ठप पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा नियम है जिसका असर बहुत बड़ा है। इसे सरकार की मशीनरी को बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चालू रखने के लिए ही बनाया गया है। ये शासन की नींव में लगे उन अनगिनत नट और बोल्ट में से एक है जो पूरी इमारत को एक साथ जोड़े रखते हैं। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं कि इस तरह के अनगिनत छोटे छोटे नियम मिलकर एक काम करने वाले समाज की वो अदृश्य नींव कैसे बनाते हैं जो हमें दिखती तो नहीं पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे कानून की ये बारीकियां हमारी रोज की जिंदगी को व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल बनाती हैं। किसी जज को पावर देता कौन है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उस पावर को वापस कौन ले सकता है? आज हम एक नए कानून बीएनएसएस में हुए एक ऐसे ही छोटे से बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे जिसका असर काफी बड़ा हो सकता है। ये पूरी बात है शक्तियों को वापस लेने की शक्ति के बारे में। ये सवाल सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के संतुलन से जुड़ा हुआ है। और इसका जवाब एक नए लीगल कोड में छिपा है। लेकिन उसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हम किस पावर की बात कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको ऐसे सोचिए, जैसे खेल में एक अंपायर होता है ना, जिसे नियम लागू करने का अधिकार होता है, बिल्कुल वैसे ही ये वो शक्ति है जो अदालतों और जजों को दी जाती है ताकि वो कानूनी मामलों की सुनवाई कर सकें और न्याय सुनिश्चित कर सकें। इसी शक्ति पर तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के कानून में एक नया अध्याय जुड़ा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, या जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कह रहे हैं। और इसी नए कोड के अंदर हमारे सवाल का जवाब छिपा है। देखिए, इस नए कोड में सैकड़ों धाराएं हैं, पर हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है सिर्फ एक, धारा 28। यही वो जगह है जहां जजों की शक्तियों को वापस लेने के नियम लिखे गए हैं। तो आखिर इस धारा 28 में लिखा क्या है? कौन है वो जिसके हाथ में पावर वापस लेने की चाबी है? चलिए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ये है धारा 28 का असल टेक्स्ट। हो सकता है इसकी भाषा थोड़ी कानूनी लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये असल में एक हायरार्की या कहें कि एक पदानुक्रम तय करता है। ये बताता है कि किस अधिकारी के पास किस दूसरे अधिकारी से पावर वापस लेने का अधिकार है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सिद्धांत एकदम सीधा है, जिसने शक्ति दी है वही उसे वापस ले सकता है। मतलब अगर हाई कोर्ट या राज्य सरकार ने पावर दी है तो वही इसे वापस ले सकते हैं। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दी है तो वो इसे वापस ले सकते हैं। और यही बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे भी लागू होती है। अधिकार की एक बहुत ही साफ चेन है ये। लेकिन इतनी साफ साफ बातों के बीच में एक बहुत जरूरी बात है जो कहीं नहीं गई है। और जानते हैं, कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। यहीं पर इस कानून की असली कहानी छिपी है।
और यही है सबसे चौंकाने वाली बात। कानून ये तो बता रहा है कि पावर कौन वापस लेगा, पर इस बात पर पूरी तरह से खामोश है कि पावर वापस क्यों ली जा सकती है। मतलब वो कौन से ग्राउंड्स होंगे, कौन से आधार होंगे जिन पर यह फैसला लिया जाएगा। कानून में इसका बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? देखिए, आमतौर पर जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसके पीछे की वजह बतानी पड़ती है। इसे कहते हैं आधार के साथ फैसला लेना, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। लेकिन जब कानून बिना आधार के फैसले की इजाज़त दे तो इसका मतलब है कि फैसला लेने वाले पर कारण बताने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। और यही इस नए कानून की सबसे खास बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एक लाइन की चुप्पी के मायने क्या हैं? ये सिर्फ एक कानूनी डिटेल नहीं है, इसके असर दूर तक जा सकते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने क्या समझा। एक नया कानून है BNSS 2023, जो ये तय करता है कि जो पावर देता है वही उसे वापस ले सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कानून इस बात पर पूरी तरह से चुप है कि पावर वापस लेने के लिए कोई वजह बताना भी ज़रूरी है या नहीं। और यही जो खामोशी है ना, वो हमें एक बहुत ही ज़रूरी और सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी जस्टिस सिस्टम में जब किसी को पावर वापस लेने के लिए वजह बताने की ज़रूरत ही ना हो, तो फिर उस अधिकार का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जस्टिस सिस्टम के भविष्य से जुड़ा है और इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी केस के बिल्कुल बीच में जज बदल जाए तो होता क्या है? आज हम भारत की नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक ऐसे ही बहुत सीधे लेकिन जरूरी नियम को समझेंगे। ये वो नियम है जो पक्का करता है कि न्याय की गाड़ी कभी ना रुके। जरा सोचिए, एक बहुत जरूरी केस चल रहा है और सुनवाई के बीच में ही जज साहब इस्तीफा दे देते हैं। अब क्या पूरा केस फिर से शुरू होगा? न्याय का पहिया आगे कैसे बढ़ेगा? इन्हीं सवालों का जवाब हमें इस कानून में मिलता है। तो सबसे पहले एक बेसिक सिद्धांत को समझना जरूरी है। न्याय को ना एक रिले रेस की तरह हमेशा चलते रहना चाहिए। ये किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रह सकता, इसे लगातार आगे बढ़ना ही होगा। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। जो न्यायिक शक्ति का बैटन है वो अगले धावक को आराम से दिया जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर बैटन गिर गया तो बस रेस ही रुक जाएगी, न्याय की दौड़ थम जाएगी। हमारा कानूनी सिस्टम यही पक्का करता है कि ये बैटन कभी गिरे नहीं। तो चलिए अब सीधे उस खास नियम पर आते हैं जो इस हैंडओवर को कंट्रोल करता है, और उस कानूनी शब्द को समझते हैं जो इस अगले धावक के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द है सक्सेसर इन ऑफिस। आसान भाषा में कहें तो पद का उत्तराधिकारी। मतलब ये वो व्यक्ति है जो किसी जज या मैजिस्ट्रेट के पद छोड़ने के बाद ऑफिशियली उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को संभालता है। और ये नियम ना सीधा कानून से आता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 29(1) साफ साफ कहता है कि किसी जज या मैजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य उनके सक्सेसर इन ऑफिस द्वारा संभाले जा सकते हैं। ये एक बहुत ही सीधा सा नियम है। जो भी अगला व्यक्ति उस पद पर आएगा वो काम वहीं से आगे बढ़ाएगा। सिंपल। लेकिन हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता है ना? क्या होगा अगर ये पता ही न चले कि किसी जज का उत्तराधिकारी है कौन? कानून इस उलझन का भी समाधान देता है। सोचिए, अगर ये क्लियर ही न हो कि अगला जज कौन होगा, ये तो एक गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसी कंफ्यूजन से न्याय मिलने में देरी हो सकती है। तो कानून इसका क्या हल निकालता है? इसको सुलझाने के लिए ना एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, उत्तराधिकारी को लेकर शक पैदा होता है। दूसरा, सेशंस जज इस मामले को देखते हैं और तय करते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा। और तीसरा, उनका निर्णय एक लिखित आदेश में फाइनल कर दिया जाता है। तो यहाँ अंतिम फैसला सेशंस जज का होता है। अच्छा, ये तो हुई जज की बात। अब देखते हैं कि अगर मामला मैजिस्ट्रेट का हो तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है। और अगर एक मजिस्ट्रेट के उत्तराधिकारी के बारे में संदेह हो तो तब कौन फैसला करता है? क्या प्रक्रिया वही रहती है? नहीं, यहाँ पर जो कमांड की चेन है वो थोड़ी अलग है। मजिस्ट्रेट के लिए भी प्रक्रिया लगभग वैसी ही है, बस फैसला करने वाले अधिकारी अलग हैं। पहला स्टेप, संदेह पैदा हुआ। दूसरा, इस बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट मामले की जांच करते हैं। और तीसरा, वे एक लिखित आदेश के जरिए उत्तराधिकारी तय करते हैं।
तो आसान शब्दों में समझते हैं, अगर जज के उत्तराधिकारी पर संदेह है तो फैसला करेंगे सेशंस जज, और अगर मैजिस्ट्रेट के उत्तराधिकारी पर संदेह है तो ये जिम्मेदारी होगी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या जिला मैजिस्ट्रेट की। एकदम साफ हायरार्की है जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इस सब से क्या समझ आता है? सेक्शन 29 एक तरह से हमारे न्यायिक सिस्टम का एक सेफ्टी नेट है, एक बैकअप योजना है जो ये पक्का करती है कि सिस्टम हमेशा चलता रहे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक सरल समस्या का एक बहुत ही सरल समाधान है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि न्याय की जो इतनी बड़ी मशीनरी है ना, वो किसी एक व्यक्ति के जाने से कभी रुक न जाए। और यही निरंतरता, यही रिले रेस न्याय प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को बनाए रखती है।